हेलो फ्रेंड्स, फॉर्मेट ऑफ द बैलेंस शीट। फॉर्मेट जो है बैलेंस शीट का, इसको समझेंगे और ये भी देखेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे पढ़ते हैं। ठीक है, बैलेंस शीट से हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। बैलेंस शीट जो है एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे पढ़ें और कंपनी की परफॉर्मेंस, ठीक है, कंपनी की पोजीशन कैसे समझें। और बैलेंस शीट को पोजीशन स्टेटमेंट भी कहते हैं। तो बैलेंस शीट से हमें एसेट्स और कंपनी के लायबिलिटी का पता चल जाता है। और सबसे ज़रूरी चीज़ है कि एसेट कितने हैं कंपनी में, लायबिलिटी कितनी है कंपनी में, ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। इन्वेस्टमेंट पर्पज़ से अगर आप देख रहे हो तो ये बिल्कुल ज़रूरी है। और वैसे अगर स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट तो हैं ही बिल्कुल, तो हमें ये चीज़ समझ में आनी चाहिए कि बैलेंस शीट हम बनाते क्यों हैं, बैलेंस शीट के इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है, बैलेंस शीट में हम क्या क्या चीज़ें, जो एक फाइनेंशियल रिपोर्ट है उससे हम क्या क्या चीज़ें समझ सकते हैं। तो पहली बात ये समझते हैं फ्रेंड्स, जो फॉर्मेट है बैलेंस शीट का वो प्रेस्क्राइब किया है शेड्यूल 3 में, शेड्यूल 3 के पार्ट 1 में। जो शेड्यूल 3 है, देखो कंपनीज एक्ट 2013 का जो शेड्यूल 3 है उसमें जो पार्ट 1 है उसमें बताया गया है, उसमें प्रेस्क्राइब करा गया है ये फॉर्मेट, जो बिल्कुल सेम फॉर्मेट यहाँ पर आप देख रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक्ट है 2013 कंपनीज एक्ट, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट यहाँ पर बनाया हुआ है और उसके अकॉर्डिंग ही बिल्कुल हम देखने वाले हैं। तो पहले नेम ऑफ द कंपनी आएगा और बैलेंस शीट एज एट जो यहाँ पर एंड डेट होगी 31 मार्च 2020 या फिर 31 मार्च 2021, जो भी एंड डेट होगी फाइनेंशियल ईयर की वो यहाँ पर आ जाती है। तो फ्रेंड्स फॉर्मेट हम देख लेते हैं पहले कि पर्टिकुलर नोट, फिगर ऑफ करंट पीरियड और फिगर ऑफ प्रीवियस पीरियड यहाँ पर आएंगी। अब ये फिगर ऑफ करंट पीरियड भी क्लोजिंग फिगर्स आएंगी, जो एंड ऑफ द ईयर फिगर होंगी वो आएंगी, लास्ट डेट ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, जो लास्ट डेट होगी फाइनेंशियल पीरियड की वो सारी उस टाइम पे जो फिगर्स होंगी वो सब इधर आएंगी। और जो प्रीवियस ईयर के प्रीवियस ईयर जो था, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर, उसके उसमें जो लास्ट डेट था उस फाइनेंशियल ईयर का, वो सारे अमाउंट्स इधर आएंगे उस डेट के। कहने का मतलब ये है कि करंट पीरियड के क्लोजिंग फिगर्स सारे, ठीक है, क्लोजिंग बैलेंसेस, और प्रीवियस पीरियड के, प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर के क्लोजिंग बैलेंसेस सारे यहाँ पर आएंगे। इससे ये हेल्पफुल हमारे लिए इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर कंपैरिजन करने को मिल जाता है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये हेल्पफुल हो जाता है। देखो कंपनीज एक्ट में इस तरह से क्यों दिया है, क्योंकि कंपैरिजन भी होता है कंपनी का कि कोई इन्वेस्टर है, तो जो इन्वेस्टर है एक बैलेंस शीट को रीड करता है, समझता है चीज़ों को, एसेट्स एंड लायबिलिटी के बारे में, तो उसे एक अंदाज़ा लगता है कि हाँ भाई प्रीवियस ईयर में कंपनी के पास 5 रुपये थे शेयर कैपिटल में, लेकिन आज की डेट में कंपनी के पास 25 रुपये हैं शेयर कैपिटल में। तो कहीं ना कहीं लोग इसमें इन्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टीट्यूशंस और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स इसमें हो रही हैं, या ठीक है, हम देख सकते हैं। तो कंपैरिजन हो जाता है, इसीलिए ये करंट ईयर और प्रीवियस ईयर का कॉलम आता है। अब चलते हैं फ्रेंड्स अपने लाइन आइटम्स की तरफ। जो मेजर हेड है इक्विटी एंड लायबिलिटी, उसमें जो हेड है शेयर कैपिटल, शेयर होल्डर्स फंड, उसके अंदर शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है और मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स है। फटाक से मैं तुम्हें बता देता हूँ कि इक्विटी एक अलग पार्ट है और लायबिलिटी एक अलग पार्ट है। ठीक है, इक्विटी क्या चीज़ है, जो शेयर होल्डर्स के फंड हैं वो इक्विटी है। जो फंड शेयर होल्डर्स के हैं, कहने का मतलब जो पैसा शेयर होल्डर्स ने लगाया हुआ है वो इक्विटी पोर्शन है, और जो पैसा उधार लिया हुआ है, कर्ज लिया हुआ है, वो लायबिलिटी है। तो जो इक्विटी है उसके अंदर शेयर होल्डर्स फंड आते हैं। शेयर होल्डर्स फंड में शेयर कैपिटल, जो कि हम शेयर परचेज करते हैं तब, तो कंपनी को जब हम पैसा देते हैं और शेयर लेते हैं, तो जो पैसा कंपनी अपने पास लेती है हमसे, वो शेयर कैपिटल में सब शिफ्ट करती है। सारा पैसा शेयर बेचने के बाद शेयर कैपिटल में कंपनी डाल देती है और उसको बैलेंस शीट में शेयर कैपिटल में शो करती है। फिर आगे फ्रेंड्स रिजर्व एंड सरप्लस, अगर कोई कंपनी रिजर्व क्रिएट करती है, जैसे कि वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, ठीक है, और डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व, ठीक है,
और डिफरेंट टाइप के जो रिजर्व्स होते हैं वो अगर कंपनी क्रिएट करती है तो वो रिजर्व्स में आते हैं। रिजर्व्स अच्छी चीज़ है, रिजर्व्स शो करते हैं कि हाँ भाई कंपनी अपने प्रॉफिट को रिटेन कर रही है, अपने प्रॉफिट को रिजर्व रख रही है, ठीक है। और अगर कोई सरप्लस कंपनी का होता है तो वो भी रिजर्व एंड सरप्लस में ही आ जाता है। सरप्लस होता क्या है एक्चुअल में कि जो प्रॉफिट कंपनी बनाती है, ठीक है, एक फाइनेंशियल ईयर में जो प्रॉफिट करती है कंपनी, सारे अप्रोप्रिएशंस के बाद बचा कुचा प्रॉफिट होता है, वो होता है सरप्लस, ठीक है। आगे चलते हैं फ्रेंड्स, मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स। तो मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट्स क्या हो गई और मनी रिसीव जो हो रही है, तो शेयर वारंट्स हो गए वो पीस ऑफ पेपर कि जिनमें लिखा हुआ होता है कि हाँ भाई आपके पास जो है हमारी कंपनी का शेयर वारंट है और आप इस शेयर वारंट के बिहाफ पर कभी भी किसी भी टाइम हमसे शेयर परचेज कर सकते हैं करंट मार्केट्स के प्राइस से लो प्राइस में। कहने का मतलब है कंपनी का शेयर है 100 रुपये का, तो अगर किसी बंदे के पास शेयर वारंट है तो वो उसे किसी भी वक्त 100 रुपये से कम में ख़रीद सकता है। लेकिन अगर किसी बंदे के पास शेयर वारंट नहीं है तो उसे मार्केट प्राइस पर ही शेयर मिलेगा, ठीक है फ्रेंड्स। रिजर्व एंड सरप्लस का इम्पैक्ट देख सकते हैं, इसका इफेक्ट क्या है कि अगर रिजर्व एंड सरप्लस प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है करंट ईयर में तो एक अच्छा पॉइंट माना जाता है, ठीक है। शेयर कैपिटल अगर प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है करंट ईयर में तो वो भी एक अच्छा इफेक्ट इसको माना जाता है। मनी रिसीव अगेंस्ट शेयर वारंट ये अगर बढ़ रहे हैं तो ये समझा जाएगा कि काफ़ी लोग इस कंपनी के शेयर वारंट्स खरीदने में इंटरेस्टेड हैं, ठीक है। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ये एक बिल्कुल डिफरेंट पॉइंट है कि शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, ऊपर के जितने भी हैं यहाँ पर जो है पैसा मिल चुका है और शेयर जा चुके हैं, ठीक है। शेयर वारंट भी अगर शेयर वारंट किसी ने खरीदा तो वो उसे मिल चुका है, ठीक है। रिजर्व एंड सरप्लस में पैसा आ चुका है और किसी ने शेयर खरीदे हैं तो शेयर उसे मिल चुके हैं और शेयर कैपिटल में अमाउंट पहुँचा दिया गया है। लेकिन इक्विटी का ही पार्ट होता है शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट एक तरीके से, लेकिन इसको एक अलग हेड बनाया है इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पर जो है इक्विटी का पार्ट इसीलिए से नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर अभी हमने शेयर को अलॉट करा ही नहीं है, पेंडिंग है अलॉटमेंट। पैसे भले ही हमको मिल चुके हों शेयर एप्लीकेशन के, लेकिन हमने अलॉटमेंट अभी नहीं करी है, पेंडिंग है अलॉटमेंट। तो जितना भी एप्लीकेशन हमको मिला है, एप्लीकेशन मनी मिली है और उनके उस एप्लीकेशन मनी के रिगार्डिंग हमने अलॉटमेंट नहीं करी है तो वो सब पैसा शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में आ जाता है। अगर शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट हमको दिखता है करंट ईयर में और हमें लगता है कि प्रीवियस ईयर से ज़्यादा है इस ईयर, तो हमको ये समझना चाहिए कि इसकी कंपनी के शेयर लोग खरीदने के लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हैं या फिर कहीं ना कहीं इस कंपनी की जो है वर्थ बढ़ने वाली है, इसलिए लोग इसका शेयर खरीदना चाहते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी, अब बात आती है लायबिलिटी पार्ट की। इक्विटी पार्ट हमने ये समझ ही लिया शेयर होल्डर्स फंड तक, और अब बात आती है इक्विटी लायबिलिटी की। तो नॉन करंट लायबिलिटी और करंट लायबिलिटी ये दोनों हैं लायबिलिटी के पार्ट। नॉन करंट लायबिलिटी हमारी 12 मंथ से ऊपर की लायबिलिटी होती है, मतलब जो लायबिलिटी हमें 12 मंथ्स के बाद पे करनी है वो हमारी नॉन करंट लायबिलिटी होंगी। जो लायबिलिटी 12 मंथ्स के अंदर हमको पे करनी है वो हमारी करंट लायबिलिटीज़ होंगी। लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ इसमें भी मुझे लगता है कोई कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, क्योंकि लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ जो होंगी लंबी अवधि वाली लायबिलिटीज़ होंगी। सिंपल बात है, जैसे कि कंपनी डिबेंचर इशू करती है तो उन डिबेंचर्स को ऐसा तो है नहीं कि भाई हाँ डिबेंचर इशू कर रहे हैं हम, पहले पोर्टफोलियो प्रोस्पेक्टस ये सब चीज़ें बनाएंगे और फिर 2 महीने बाद ही हम डिबेंचर्स को वापस ले लेंगे, तो ऐसा तो होता नहीं है। एक कंपनी कम से कम 5 साल तक के लिए डिबेंचर इशू करती है, 4 साल 5 साल 10 साल ऐसे, तो वो लॉन्ग टर्म बोरिंग होगी ना। तो डिबेंचर जो इशू करे कंपनी ने वो कहाँ पर आएंगे, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में। तो लॉन्ग टर्म बोरिंग और भी चीज़ें आती हैं लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में, तो एक हमारी चीज़ है लॉन्ग टर्म बोरिंग जो कि नॉन करंट लायबिलिटी का पार्ट है। अगर लॉन्ग टर्म बोरिंग हम देखते हैं कि भाई प्रीवियस ईयर में 10,000 थी और इस करंट ईयर में 20,000 हो गई हैं, तो हमको समझ में आएगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग्स बढ़ रही हैं। फिर अगर हम देखना चाहेंगे कि लॉन्ग टर्म बोरिंग क्यों बढ़ रही हैं, तो फिर हम रिफ़र करेंगे नोट टू अकाउंट्स।
बैलेंस शीट के साथ नोट्स टू अकाउंट होता है अटैच, और जब हम यहाँ पर इस कॉलम में देखेंगे कि कोई नंबर लिखा हुआ है तो उस नंबर के अकॉर्डिंग मान लेते हैं 10 लिखा हुआ है बोरिंग्स के, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स के सामने, तो हम फिर जाएंगे नोट्स टू अकाउंट में, और फिर नोट्स टू अकाउंट में उसी नोट नंबर को फाइंड करेंगे 10 नंबर को। 10 नंबर पे हमें देखने को मिलेगा कि लॉन्ग टर्म बोरिंग हुई है और डिबेंचर इशू करा गया है, या फिर हमने बैंक से लोन लिया है, लॉन्ग टर्म लोन लिया है, कुछ भी वो चीज़ें वहाँ पर डिस्क्लोज की जाती हैं नोट्स टू अकाउंट में। फिर आगे चलते हैं फ्रेंड, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी वैसे तो एक्चुअल में कोई लायबिलिटी नहीं है, लेकिन अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा हो जाती है, अकाउंटिंग इनकम जो होती है, अकाउंटिंग इनकम अगर ज़्यादा है, टैक्सेबल इनकम कम है, तो उस डिफरेंस को, एग्जांपल के लिए अकाउंटिंग इनकम है 10,000 और टैक्सेबल इनकम है 8,000, तो जो 2,000 का डिफरेंस है, उस डिफरेंस के ऊपर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और वो ही डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी ठहराई जाती है। क्योंकि यहाँ पर अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है, तो इसीलिए इसको लायबिलिटी करते हैं, लायबिलिटी ट्रीट करते हैं। अगर टैक्सेबल इनकम ज़्यादा होती, अकाउंटिंग इनकम कम होती, तो उस डिफरेंस, उन दोनों के जो डिफरेंस आता, उन दोनों के डिफरेंस पे टैक्स कैलकुलेट किया जाता और फिर उसको डेफर्ड टैक्स एसेट ट्रीट करा जाता। लेकिन यहाँ पर क्या है कि अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा है और टैक्सेबल इनकम कम है, तो इसीलिए उसके डिफरेंस के ऊपर टैक्स लगाया गया है और उस टैक्स को डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी माना गया है, डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़, अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं फ्रेंड्स, और भी देखो, एक लायबिलिटी तो है नहीं, और हो सकती है, ऐसा नहीं है कि डिबेंचर ही इशू करे हैं या फिर लोन ही लिया है, तरह तरह की लायबिलिटी होती हैं। तो 1 मिनट में आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। अदर करंट लायबिलिटी, दीज आर शॉर्ट टर्म, यहाँ पर करंट लायबिलिटी, लॉन्ग टर्म लायबिलिटी, ये अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़। तो जो अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज़ हैं, दीज आर द लॉन्ग टर्म लायबिलिटी अदर देन लॉन्ग टर्म बोरिंग इन कंपनी। यहाँ पर यही बात लिखी हुई है, ज़्यादा इसमें टेस्ट लेने की जरूरत भी नहीं है। वो बोरिंग हो गई जो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स, जो वो लायबिलिटी हैं जो लॉन्ग टर्म बोरिंग से अलग हैं, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं फ्रेंड्स, दोबारा फॉर्मेट में आके देखो, यहाँ पर लॉन्ग टर्म बोरिंग ऊपर की तरफ है ना, लॉन्ग टर्म बोरिंग। तो जो लॉन्ग टर्म बोरिंग नहीं है, लॉन्ग टर्म बोरिंग्स में जितने भी जो भी चीज़ें आ गई, ठीक है, लेकिन उसके अलावा अगर कुछ और चीज़ें हैं जो लॉन्ग टर्म लायबिलिटी हैं, तो वो हमारी इधर आ जाती हैं अदर लॉन्ग टर्म लायबिलिटी। प्रोविज़न इज़ एन अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट। तो प्रोविज़न जो है, प्रॉफिट से एक अमाउंट है जो सेट असाइड करा जाता है प्रॉफिट से, ठीक है। प्रॉफिट से हम कुछ अमाउंट हटाकर प्रोविज़न में डालते हैं, ठीक है। तो वो इसीलिए देखो, प्रॉफिट कहाँ पर, देखो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस प्रॉफिट ही तो है, तो ये प्रॉफिट का अमाउंट भी आ रहा है और वो इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट में ही आ रहा है। तो रिजर्व एंड सरप्लस जो है लॉन्ग टर्म बोरिंग है, लॉन्ग टर्म प्रोविज़न जो है, जैसे कि हम एग्जांपल ले लेते हैं, बैड डेट्स हो गए तो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, ठीक है। तो प्रोविज़न फॉर डेप्रिसिएशन, इस तरीके की जो चीज़ें हैं वो हम क्रिएट करते हैं, इस तरीके की प्रोविज़न क्रिएट करते हैं। तो प्रोविज़न जो है लॉन्ग टर्म भी हो सकते हैं, शॉर्ट टर्म भी हो सकते हैं। तो अगर लॉन्ग टर्म होंगे तो नॉन करंट लायबिलिटी बन जाएंगे, और शॉर्ट टर्म होंगे तो शॉर्ट टर्म प्रोविज़न करंट लायबिलिटी बन जाएंगे। तो प्रोविज़न हमारा हो गया फ्रेंड्स। प्रोविज़न अगर बढ़ते हैं तो बिजनेस में जो है लॉस की संभावनाएं ज़्यादा होती हैं, ऐसा माना जाता है, ठीक है। चीज़ें अनफेवरेबल होने के चांस ज़्यादा होते हैं, इसीलिए कोई कंपनी प्रोविज़न ज़्यादा बनाती है। लेकिन हो सकता है कंपनी अपना पैसा रिजर्व रखना चाहती हो प्रोविज़न के बहाने, तो ऐसा भी हो सकता है। करंट लायबिलिटीज़ क्या होंगी जो फ्रेंड्स 12 मंथ्स के अंदर हमको पे करनी होती हैं। सबसे बढ़िया इसमें पॉइंट ये है कि ट्रेड पेबल, कुछ भी हमने ख़रीदा है उधारी पे और वो हमको पे करना है 3 महीने के अंदर, बिल्कुल 3 महीने के अंदर ही ज़्यादातर पेमेंट का टाइम होता है।
किसी किसी का 1 मंथ 15 डे होता है, मतलब कुछ भी कंपनी रख सकती है जिसको जितना क्रेडिट, जो भी जिसका ड्यू डेट होगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि 1 साल से ऊपर हम दे रहे हैं आपको क्रेडिट परचेज़ का जो है टाइम 1 साल से ऊपर आप 5 साल बाद दे दीजिए, ऐसा नहीं होता। जो हमने ट्रेड करी है, जो हमको परचेज़ की है हमने, उस पर उसकी जो पेमेंट है हमको 1 साल के अंदर अंदर ही देनी होती है, तो इसलिए ट्रेड पेबल करंट लायबिलिटीज़ के अंदर आता है। और यहाँ से हमें पता लग जाता है कि भाई पिछले साल ट्रेड पेबल था 5000, इस साल 15000 ट्रेड पेबल है। तो इससे क्या पता लगता है कि कहीं ना कहीं परचेज़ प्रीवियस ईयर से ज़्यादा हुई है, इस साल प्रीवियस ईयर से ज़्यादा परचेज़ हुई है, जब तो ट्रेड पेबल इंक्रीज़ हो रहा है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या होगी फ्रेंड्स, जो कि छोटी मोटी बोरिंग्स जो होगी, जो हम बैंक से ले लेते हैं, ओवरड्राफ्ट हो जाता है, और जो भी कुछ अगर छोटा मोटा हम लोन ले लेते हैं बैंक से कुछ समय के लिए, तो हमारी सब शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में आ जाती हैं। अदर करंट लायबिलिटी वो होंगी जो शॉर्ट टर्म बोरिंग्स नहीं होंगी, ट्रेड पेबल नहीं होंगी, वो सब अदर करंट लायबिलिटीज़ में आ जाएंगी। तो फ्रेंड्स ये हमारा इक्विटी एंड लायबिलिटी पार्ट हुआ ख़त्म। आगे चलते हैं फ्रेंड्स एसेट्स में। मेन चीज़ क्या है, देखो एसेट्स इज इक्वल्स टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल, ये अकाउंटिंग इक्वेशन है और बिल्कुल उसी के ऊपर बेस है ये सारा फॉर्मेट। एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी मीन्स कैपिटल, वही बात है, कैपिटल और इक्विटी सेम चीज़ है। डिफरेंस ये है कि कैपिटल जो है एक बंदा लगाता है, 2 बंदे लगाते हैं, ठीक है, ये 3 पार्टनरशिप तक कैपिटल हम उसको कहते हैं। लेकिन जब एक कंपनी जो है जिसमें जो कंपनी शेयर लॉन्च कर देती है अपने, तो फिर उसको इक्विटी बोलते हैं। शेयर के रिगार्डिंग जो मनी आती है उसको इक्विटी बोलते हैं। तो जो इक्विटी है हमारी, एसेट इज इक्वल्स टू इक्विटी प्लस लायबिलिटी, वही यहाँ पर चीज़ हमको देखने को मिल रही है। एसेट्स, नॉन करंट एसेट और करंट एसेट, बिल्कुल लायबिलिटी की तरह ही यहाँ पर भी नॉन करंट और करंट एसेट्स हैं। नॉन करंट वो एसेट हैं जो कि सालों साल चलने वाले हैं, 1 साल में ख़त्म नहीं होने वाले, या फिर 1 साल से पहले ख़त्म नहीं होने वाले, ये सालों साल चलने वाले एसेट्स होते हैं, ठीक है। ये लंबी अवधि तक बिजनेस में एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन करंट एसेट ऐसे होते हैं जो 1 साल चलेंगे या फिर 1 साल से पहले ही ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। और अगर इनका स्टॉक बच भी जाता है, किसी करंट एसेट का 1 साल पूरा हो गया और इनका स्टॉक कुछ बच गया, तो फिर वो नेक्स्ट ईयर में जो है ट्रांसफ़र कर दिया जाता है, और करंट एसेट ही उसका नेचर होता है। ऊपर मोटा बता देता हूँ कि देखो, जो नॉन करंट एसेट होंगे उनका नेचर कुछ ऐसा होगा कि हम रीसेल के लिए उन्हें परचेज़ नहीं करेंगे या फिर मैन्युफैक्चर नहीं करेंगे, ठीक है। जो भी मटेरियल होता है हम परचेज़ करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, वो सब करंट एसेट होते हैं। लेकिन उस मटेरियल को प्रोसेस करने के लिए मशीन चाहिए, ठीक है। मशीन्स को ऑपरेट करने के लिए कंप्यूटर चाहिए, ठीक है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए पर्सनल चाहिए, ह्यूमन रिसोर्स, ये सब जो है, प्रिंटर चाहिए, कन्वेयर बेल्ट, और जिस टाइप का बिजनेस है उसके अकॉर्डिंग डिफरेंट एसेट्स चाहिए होते हैं, जो कि मशीन जो कंपनी को डे बाय डे रनिंग बिजनेस एक्टिविटी को रन करने में हेल्पफुल होते हैं। उन्हें हम बेचते नहीं हैं रोज़, एक बार ख़रीदते हैं, सालों साल वो बिजनेस में हेल्पफुल साबित होते हैं। जैसे कि यहाँ पर फिक्स एसेट है, तो नॉन करंट एसेट तो हम समझ चुके हैं, जो कि 1 साल से ज़्यादातर कंपनी में रहने वाले हैं, और वैसे भी सालों साल चलते हैं नॉन करंट एसेट तो, ठीक है। लेकिन नॉन करंट एसेट में भी कैटेगराइज करा गया है कि फिक्स एसेट, नॉन करंट फिक्स एसेट, और फिक्स एसेट के अंदर टेंजिबल एसेट, इंटेंजिबल एसेट, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस और इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट। तो फिक्स एसेट में क्या है फ्रेंड्स, कि जिन्हें हम टच कर सकते हैं वो इसमें आ गए, जिन्हें हम टच नहीं कर सकते इंटेंजिबल एसेट फिक्स एसेट में आ जाते हैं, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस फिक्स एसेट में आ जाता है, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट फिक्स एसेट। तो ओवरऑल बात ये है कि जितने भी एसेट कंपनी में हेल्पफुल हैं, कंपनी की एक्टिविटीज़ को एकम्प्लिश करने में हेल्पफुल हैं, वो सब क्या हैं, फिक्स एसेट हैं। वो टेंजिबल भी हो सकते हैं, मशीन्स हो सकती हैं, ठीक है, बिल्डिंग हो सकती है, ठीक है, और भी जो भी चीज़ें, कंप्यूटर हो गया, प्रिंटर हो गया, और डिफरेंट टाइप ऑफ एसेट होते हैं फ्रेंड्स।
जिन्हें हम छू सकते हैं उन्हें हम टेंजिबल कैटेगरी में ला देते हैं। लेकिन कुछ एसेट ऐसे होते हैं जो होते तो फिक्स हैं, चलते तो सालों साल हैं, कभी भी वो एक्सपायर नहीं होते, कभी कभी मतलब होते तो हैं, डेप्रिशिएट होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साल में लगभग 5 साल 10 साल ऐसे चलते हैं। तो इंटेंजिबल एसेट ऐसे ही होते हैं, लेकिन इनको हम छू नहीं सकते। एग्जाम्पल के लिए ले लेते हैं, जैसे कि अकाउंटिंग में टैली सॉफ्टवेयर होता है, टैली सॉफ्टवेयर को हम परचेज़ करते हैं, तो वो भी हमारा इंटेंजिबल एसेट है, क्योंकि हम टैली को छू नहीं सकते लेकिन देख सकते हैं, तो इसीलिए हम छू नहीं सकते, तो वो इंटेंजिबल है। इंटेंजिबल का मतलब जिसे हम छू ना सकें, तो वो एसेट जिन्हें हम छू नहीं सकते वो इंटेंजिबल एसेट हो गए। फिर कंपनी की अगर गुडविल अच्छी है, गुडविल है कंपनी की, तो उस गुडविल को भी इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। फिर लाइसेंस है, ठीक है, उसे भी इंटेंजिबल एसेट कहते हैं। तो फ्रेंड्स, टेंजिबल एसेट और इंटेंजिबल एसेट हो गया। कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस, अगर कोई कैपिटल वर्क चल रहा है, कोई कंस्ट्रक्शन वर्क चल रहा है, बिल्डिंग प्रेमिसेस में कंस्ट्रक्शन चल रहा है, प्लांट बना रहे हैं, तो कंपनी का क्या करेगी, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में अलग से उसको शो करेगी, उसको टेंजिबल एसेट में या इंटेंजिबल एसेट में नहीं डालेगी। उसको जितना उसका काम हो चुका है उसको उतना ही अमाउंट में यहाँ उसके रिस्पेक्टिव उसमें डालेगी, और यहाँ पर कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस के सामने उसको उसी अमाउंट को शो करेगी। जैसे कि मान लेते हैं एक प्लांट बन रहा है, उस प्लांट में अभी तक टोटल खर्चा हो चुका है 10 लाख रुपीज़, तो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस में आएगा 10 लाख। इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या होगा फ्रेंड्स, जो कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस है वो प्रेमिसेस और टेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट को दर्शाता है। मतलब जैसे कि जिन एसेट्स को हम छू सकते हैं और उनका प्रोग्रेस चल रहा है, उनका वर्क इन प्रोग्रेस, मतलब उनको हम क्रिएट कर रहे हैं धीरे धीरे। लेकिन इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट क्या होगा कि जो एसेट जिन्हें हम छू नहीं सकते उनका डेवलपमेंट चल रहा है, तो वो यहाँ पर आएंगे। एग्जाम्पल के लिए मान लेते हैं हम कोई कंपनी है, हम अपना कंपनी से उससे अपना सॉफ्टवेयर बनवा रहे हैं, अपना बिल्कुल डिफरेंट सॉफ्टवेयर अपनी साइट बनवा रहे हैं, तो उसका जो कंस्ट्रक्शन है, उसका जो डेवलपमेंट है, मान लेते हैं आधे तक हो चुका है, 50% डेवलप हो चुकी है, तो 50% के डेवलप होने तक हमारा खर्चा हो चुका है 5 लाख रुपये, तो हम 5 लाख रुपये यहाँ पर डालेंगे एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो ये इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट, जैसे कि वेबसाइट हो गई, ऐप हो गए अपने, ठीक है, और लाइसेंस रिन्यूअल हो गया, ये सब चीज़ इंटेंजिबल एसेट अंडर डेवलपमेंट में आ जाएंगी। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, जो इन्वेस्टमेंट 1 साल से ज़्यादा की अवधि के लिए की जाती है, ठीक है फ्रेंड्स, वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी। जैसे कि एफडी मान लेते हैं, सबसे इजी एग्जांपल है, जो कंपनी है उसने एफडी की हुई है, और एफडी मान लेते हैं 10 ईयर के लिए की गई है, तो वो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट होगी, क्योंकि 1 साल से ऊपर होने के बाद तो नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में हम उसको इंक्लूड कर सकते हैं। और भी डिफरेंट टाइप ऑफ इन्वेस्टमेंट हो सकती हैं, किसी दूसरे बिजनेस में पैसा लगाया हुआ है तो भी नॉन करंट इन्वेस्टमेंट में आएगा, ठीक है। डेफर्ड टैक्स एसेट मैंने पहले ही बताया था कि अगर अकाउंटिंग इनकम टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, ठीक है, टैक्सेबल इनकम ज़्यादा है अकाउंटिंग इनकम से, तो उसका जो डिफरेंस होगा, जितना भी वो ज़्यादा है, जो भी डिफरेंस होगा उस पर टैक्स कैलकुलेट किया जाएगा। उस टैक्स को यहाँ पर लिखेंगे डेफर्ड टैक्स एसेट के सामने करंट ईयर कॉलम में, तो वो हमारा डेफर्ड टैक्स एसेट होगा, जो कि टैक्सेबल इनकम अगर कम होती है और अकाउंटिंग इनकम ज़्यादा होती है तो वो होगी डेफर्ड टैक्स लायबिलिटी। लेकिन अकाउंटिंग इनकम कम है, वो ज़्यादा है, और टैक्सेबल इनकम कम है, तो वो होगा डेफर्ड टैक्स एसेट। नेक्स्ट फ्रेंड देखते हैं लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस। एक बिजनेस क्या, हमारा ही बिजनेस, मैं समझता हूँ कि हम एक बिज़नेस की अकाउंटिंग कर रहे हैं और उसकी बैलेंस शीट को अंडरस्टैंड कर रहे हैं, तो जो हमारा बिजनेस है उसने लोन दिए हैं, लॉन्ग टर्म लोन दिए हैं, और एडवांसेस भी पे करे हैं, कुछ लोगों को एडवांसेस भी दिए। तो ये जो लॉन्ग टर्म लोन और एडवांसेस हैं वो हम यहाँ पर शो करेंगे, ये हमारे एसेट होंगे, क्योंकि हमने लोन दिया है, हमने लोन लिया नहीं है, हमने किसी को लोन दिया है, तो हमने डेटर क्रिएट करे हैं और डेटर एसेट होते हैं। तो फ्रेंड्स, जब ज़्यादा हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि हम लोन और एडवांसेस हम पे कर रहे हैं, तो काफ़ी पैसा हमारा मार्केट में है, जो कि एक अच्छी बात है, जो कि रिसीव होने पर बेनिफिशियल होगा। अदर नॉन करंट एसेट्स,
दूसरे नॉन करंट एसेट जो भी ऊपर वालों को छोड़कर जितने भी जो ये ऊपर वाले जितने भी फिक्स एसेट, इंटेंजिबल, नॉन करंट, डिफर्ड टैक्स एसेट और लॉन्ग टर्म लोन एंड एडवांसेस, इन सब को छोड़कर जो अगर कोई और एसेट आता है, नॉन करंट एसेट होता है, तो वो अदर नॉन करंट एसेट में आ जाएगा। लास्ट हमारा करंट एसेट फ्रेंड, करंट इन्वेस्टमेंट जो कि 12 मंथ्स के टेन्योर के लिए या फिर 12 मंथ्स से अंदर के पीरियड के लिए करी गई हो, वो करंट इन्वेस्टमेंट हो गई। जैसे कि हमने किसी को पैसे दिए हैं 10% के इंटरेस्ट पर, तो वो 10 मंथ्स के लिए दिए हैं या फिर 6 मंथ्स के लिए, जितने भी मंथ्स के लिए दिए हैं, 12 मंथ्स से अंदर की टाइम पीरियड के लिए हमने दिए हैं, तो वो करंट इन्वेस्टमेंट हो जाएगी। और फ्रेंड्स इन्वेंट्रीज जो होती है हमारी, जो भी हमारा स्टॉक है, वो सब हमारा करंट एसेट होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। ट्रेड रिसीवल, कुछ हमने सेल करी है और अभी पैसा लेना बाकी है, तो वो हमारी सब ट्रेड रिसीवल होगी, क्योंकि हम पैसा जो लेते हैं, पैसा कि भाई हम देंगे, हमसे थोड़ा पीरियड देंगे कि भाई हमने तुझे सामान बेचा है भाई, और तू पैसा 3 महीने बाद दे देना, तो वो हमें 3 महीने बाद पैसा देने वाला होगा, तो वो जितने भी पैसे होंगे ट्रेड रिसीवल में आएंगे, यहाँ पर अमाउंट सारा आएगा। ट्रेड रिसीवल ऐसा नहीं है कि वो सालों साल उसके पास पड़े रहेंगे पैसे, अगर वो नहीं देता तो बैड डेट्स हो जाएंगे, लेकिन डेटर जनरली 1 साल तक तो हम टाइम देते ही नहीं है, 12 मंथ से अंदर का ही टाइम देते हैं, तो करंट एसेट माना जाता है, और ट्रेड रिसीवल करंट एसेट में इसीलिए आता है। अगर यहाँ पर हम देखते हैं कि ट्रेड रिसीवल बहुत ज़्यादा है, तो एक अच्छा पॉइंट है फ्रेंड्स, बिजनेस का एक जो है ऑर्गेनाइजेशन जो है अच्छा बिजनेस कर रही है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, तो कैश जो बैंक में पड़ा हुआ कैश है वो, और कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो इन्वेस्टमेंट ऐसी है जो चुटकी बजाते ही मतलब तुरंत हमारे हाथों में आ सकती है, वो सब कैश इक्विवेलेंट्स होती हैं। ठीक है, कुछ पैसा, कुछ लिक्विड हमारे पास उसमें है, हमारे अकाउंट के गले में है, जैसे कि बिजनेस के गले में है, कुछ कैश के और बैंक के अकाउंट में है, तो ये सब कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स में आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस, ठीक है, किसी अपने हमने एम्प्लॉय का एडवांस पे करा है कुछ महीने के लिए, या फिर किसी अपने एम्प्लॉय को शॉर्ट टर्म लोन दिया है, या फिर किसी और इंसान को शॉर्ट टर्म लोन दिया है, तो ये शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस आ जाते हैं फ्रेंड्स। शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस भी यहाँ पर अगर बढ़ रहे हैं तो वो भी ठीक है, क्योंकि ये एसेट बढ़ रहे हैं, और एसेट बढ़ रहे हैं तो बिज़नेस के लिए अच्छी बात है फ्रेंड्स। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। अदर करंट एसेट्स, अदर करंट एसेट में बचे कुछ जो भी हैं, इन सारे एसेट को छोड़कर करंट इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवल, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और शॉर्ट टर्म लोन एंड एडवांसेस को छोड़कर जो भी कुछ बचा कुछ करंट एसेट है, तो वो अदर करंट एसेट में आ जाता है। एग्जांपल के लिए मैं बता देता हूँ, कभी कभी क्या होता है कि जब कंपनी कॉल करती है कि भाई लाओ शेयर होल्डर्स, लाओ पैसा दो, 3-3 रुपये सब दो अपने अपने रिस्पेक्टेड शेयर के अकॉर्डिंग। जैसे कि एक बंदे के पास 500 शेयर थे, तो उसने क्या करा, उसके पास कॉल गई कि भाई 3 रुपये दो, ठीक है, पर शेयर। तो उसने क्या करा कि उसने दिए पैसे 300 शेयर पे, तो पैसे उसने दे दिए, बचे हुए 200 शेयर्स पे उसने पैसे नहीं दिए। ओवरऑल कहने का बात मतलब ये है कि जो कॉल करी है 3 रुपये पर शेयर पर शेयर होल्डर्स के लिए कि भाई लाओ पैसे दो शेयर होल्डर्स, तो शेयर होल्डर्स में कुछ ऐसे हो सकते हैं जो कॉल पर पैसा ना दें या ना दे पाएँ, कुछ प्रॉब्लम हो उनकी, तो जितना पैसा नहीं आ पाता है वो कॉल्स इन अरियर हो जाती है, मतलब वो कॉल्स पेंडिंग हो जाती हैं, वो उतना पैसा नहीं आया है, तो जो कॉल्स इन अरियर होती हैं वो अदर करंट एसेट में आ जाती हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स फॉर्मेट ऑफ बैलेंस शीट बिल्कुल सेम यही होना चाहिए, ये क्योंकि प्रेस्क्राइब करा गया शेड्यूल 3 ऑफ कंपनीज एक्ट पार्ट 1, इसमें ये प्रेस्क्राइब किया गया और सिंपल भी है बहुत फ्रेंड्स, इसमें कुछ टिपिकल है भी नहीं। एक बार आप इसको अच्छे से एक बार दोबारा रीड करेंगे, चीज़ें समझ में आ जाएंगी, और पर्टिकुलर एक एक हेड को मैंने डिस्क्राइब करने की कोशिश करी है मेरी वीडियोस में, लास्ट में मैंने वीडियोस डाली हैं यूट्यूब पर, तो आप उन्हें भी रेफर कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स थैंक यू फॉर दिस। नेक्स्ट डिस्कस करेंगे कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं। अभी के लिए थैंक यू फ्रेंड्स।